नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने जेरेंड और पार्टिसिपल का एक कंपैरिजन किया था। उस कंपैरिजन में हमने समझने की कोशिश की थी कि क्वेश्चंस जब हम फ्रेम करते हैं या क्वेश्चन जब आता है एग्जाम के अंदर, तो जेरेंड को कैसे पहचाने और पार्टिसिपल को कैसे पहचाने। स्पेसिफिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल की हमने बात की थी उसमें। तो फिर ये कंफ्यूजन है ही क्यों, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड का कंफ्यूजन हो क्यों रहा है? बिकॉज दे लुक लाइक दे आर द सेम थिंग। वो लगते ऐसे हैं देखने में कि आईएनजी एंडिंग जो है वो ही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और आईएनजी एंडिंग जो है वही आपका जेरेंड भी हो सकता है। तो इन सेंटेंसेस में हमने कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल और कहीं जेरेंड किया था। स्पीकिंग ही शब्द सेम है, आईएनजी है। स्पीकिंग ही शब्द सेम है, आईएनजी है। कहीं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो कहीं मैं उसे जेरेंड कह के एड्रेस कर रहा हूं। रीजन क्या है, डिफरेंस क्या है, कैसे काम करता है, तो समझ लेते हैं। जेरेंड V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिल करके when works as a subject as an object or as a complement in a sentence it is called the gerund। मीन्स जब जेरेंड होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन आप कह सकते हैं क्या है कि फंक्शन जो सेंटेंस में जेरेंड करेगा वो होगा फंक्शन या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का फंक्शन होगा या फिर वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो इसको उल्टा कर सकते हैं आप। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? V1 प्लस ING works as an adjective or as a verb। It is called present participle। ये डिफरेंस है। जेरेंड क्या है? जेरेंड वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो जेरेंड बन सकता है। फिर यहां पर क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है। फिर सर ये तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सिंपल बात है कि कोई व्यक्ति आपको दिखने में बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी होल्डर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, स्मार्ट हैंडसम, डजंट मीन के वो इंटरनली अच्छे विचारों का हो, पॉजिटिव आदमी हो, जरूरी नहीं है। तो हम कैसे पता लगाते हैं वेदर अ पर्सन इज गुड और बैड, मिजरेबल और हैप्पी? उसकी शक्ल से नहीं, उसके ट्रीटमेंट से, बिहेवियर से, उसके एटिकेट से, उसके डेकोरम से हम पता लगाते हैं, उसके व्यवहार से, उसकी एक्टिविटीज से, द वे ही टॉक्स, द वे ही वर्क्स, द वे ही ट्रीट्स अदर पीपल। तो उससे पता लगता है हमें कि वो व्यक्ति अच्छा है कोई व्यक्ति या फिर बुरा है, खुश है, ना खुश है। वैसे ही सेंटेंस एक लाइफ है वर्ड्स के लिए। सेंटेंस के अंदर आईएनजी वाला कोई वर्ड आएगा और आईएनजी का वो जो वर्ड है वो अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तीनों में से कुछ भी बन जाए तो उस आईएनजी वाले शब्द को हम कहेंगे कि वो जेरेंड है।
अगर वही आईएनजी वाला शब्द सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट का बनकर आया है, ना ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ना ही कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, इट मींस वो जेरेंड नहीं है। वो वर्ब बन सकता है, या तो वो वर्ब बन करके आया है, या फिर वो वर्ब बन के नहीं आया है, वो एडजेक्टिव की तरह आया। यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, या आपको उसके बारे में, नाउन प्रोनाउन के बारे में या नाउन इक्विवेलेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। इंफॉर्मेशन नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छी बुरी, जैसी मर्जी भी दे, बट वो कुछ एक्स्ट्रा बताए उसके बारे में। जैसे हिंदी में हम कहते हैं विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या समकक्ष शब्द की विशेषता बताने वाला, वैसा ही इंग्लिश में एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट के बारे में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि an adjective is a word which specifies a noun or a pronoun, sometimes a noun equivalent as well। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, हम इसे यूं मान लें कि हम सीख रहे हैं कुछ कुछ जेरेंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि दोनों की शक्लें सेम है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो वो जेरेंड भी कहला सकता है, हो सकता है वो जेरेंड ना हो सेंटेंस में, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो। अब फर्क क्या है, कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम कुछ थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है, वी आर breaking the glass without touching it। We are breaking the glass without touching it। इसमें आप कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं एग्जांपल्स को। ब्रेकिंग समथिंग is not necessary while doing your task। अपना टास्क करते समय ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि आप कुछ तोड़े ही तोड़े, बिना किसी चीज को तोड़े भी आप टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। I have received the breaking news। इन तीनों ही सेंटेंसेस में आप जो फॉर्मल चीज देख रहे हैं वो क्या है? कॉमन है। वो क्या है? ब्रेकिंग, अगेन ब्रेकिंग, अगेन ब्रेकिंग। सो यहां अगर हम ध्यान दें तो ये जो ब्रेकिंग है और यहां पर भी ब्रेकिंग जो है, इस सेंटेंस में भी हमारे पास ब्रेकिंग है। ये सेम स्पेलिंग, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन देखो आप वही है। फर्स्ट फॉर्म थी ब्रेक, उसमें आईएनजी पुट कर दिया गया है। नाउ द पॉइंट इज कि आईएनजी पुट करने के बाद भी ब्रेकिंग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ये सब आपको डिफरेंट चीजें बता रहे हैं क्या? देखते हैं। वी आर ब्रेकिंग द ग्लास विदाउट टचिंग इट। हम ग्लास को टच किए बिना ही उसे तोड़ रहे हैं। तो यहां जो सेंस आ रही है, जो मीनिंग आ रहा है, वो आ रहा है तोड़ना। ब्रेकिंग समथिंग इज नॉट नेसेसरी वाइल डूइंग। तो यहां पर भी आपको जो हिंदी ऑलमोस्ट मिल रही है मीनिंग, वो तोड़ना। आई हैव रिसीव्ड द ब्रेकिंग न्यूज, यहां हिंदी डिफरेंट है। इसका मतलब ताजा ताजा, बिल्कुल अभी अभी जो आई है, बहुत फ्रेश वाली सेंस यहां पर आ रही है। तो मैं इस बात को समझना यहां चाह रहा हूं कि जब आप फर्स्ट सेंटेंस में देखते हो, फर्स्ट वन में ब्रेकिंग है, सेकंड में भी ब्रेकिंग है, थर्ड में भी सेम ही वर्ड है ब्रेकिंग, तो फर्स्ट वन में आप मुझे ये बताएंगे
कि जो एक्शन हो रहा है तोड़ने का, उसे कौन कर रहा है? उसे वी कर रहा है। और जब ये आईएनजी वाला शब्द है, ये क्या काम कर रहा है? यहां पर ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। सेकंड सेंटेंस में जो आईएनजी वाला शब्द ब्रेकिंग है, वो क्या बना हुआ है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है। वर्ब है इज, और उसका सब्जेक्ट बना हुआ है ब्रेकिंग। तो यहां ये काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, वही आईएनजी वाला शब्द। फिर हम देखते हैं आई हैव रिसीव्ड द ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज इज बेसिकली अ नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब न्यूज के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है कि न्यूज कैसी है? ब्रेकिंग है। तो न्यूज ब्रेकिंग है। यहां ये क्या काम कर रहा है? ब्रेकिंग जो शब्द है, दिस वर्ड ब्रेकिंग इज टेलिंग अस एक्स्ट्रा अबाउट व्हाट काइंड ऑफ न्यूज, मींस नाउन। तो फिर ये बता रहा है एक्स्ट्रा के न्यूज ब्रेकिंग है। इसका मतलब हुआ कि यहां ये एडजेक्टिव है। कौन? ब्रेकिंग। तो हमने अभी अभी सीखा था कि जब आईएनजी वाला शब्द जब वर्क करता एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट, तीनों में से कुछ भी ये काम करेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? कि ये जेरेंड है। आईएनजी वाला वर्ड सब्जेक्ट बने, आईएनजी वाला शब्द ऑब्जेक्ट बने, आईएनजी वाला शब्द एडजेक्टिव बने, तो हम क्या कहेंगे? ये जेरेंड है। तो यहां जब हम समझ रहे हैं इस चीज को, कि भाई वी आर ब्रेकिंग द ग्लास, तो इसके अंदर ब्रेकिंग क्या है? क्या ये सब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? नहीं। इसका मतलब यहां ये जेरेंड नहीं है। सेकंड सेंटेंस में ब्रेकिंग समथिंग, तो ब्रेकिंग को क्या बताया गया है? सब्जेक्ट, यानी कि ये आईएनजी वाला शब्द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीनों में से सब्जेक्ट है। इट मींस ये जो ब्रेकिंग है, ये जो ब्रेकिंग शब्द यहां है, ये क्या है? ये जेरेंड है। क्योंकि आईएनजी वाला वह शब्द जो सेंटेंस में आए, आ करके या तो सब्जेक्ट बन जाए, या फिर ऑब्जेक्ट बन जाए, या फिर एडजेक्टिव बन जाए, सॉरी ऑब्जेक्ट बन जाए, या कॉम्प्लीमेंट बन जाए, तीनों में से कुछ भी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो उसे आप क्या कहोगे? जेरेंड कहोगे। थर्ड सेंटेंस में आई हैव रिसीव्ड द ब्रेकिंग न्यूज। अब ब्रेकिंग न्यूज है, न्यूज के बारे में बताया ब्रेकिंग ने, तो ये क्या साबित कर चुका है? यहां इसको डिफाइन कर चुका, डिस्क्राइब कर चुका है न्यूज को। न्यूज जो कि नाउन है, नाउन के बारे में जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या डिस्क्राइब कोई करता, तो उस डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम ग्रामेटिकली क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ब्रेकिंग यहां एडजेक्टिव था। इसका मतलब ये भी क्या है? जेरेंड बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा जेरेंड अगर होगा, आईएनजी वाला शब्द अगर जेरेंड का काम करेगा, तो या तो कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन पार्टिसिपल, जब आईएनजी वाला शब्द पार्टिसिपल कहलाएगा, तो कब कहलाएगा? when it works as an adjective or as a verb। जब आईएनजी वाला वर्ड एडजेक्टिव का काम करे सेंटेंस में आकर के, यानी कि नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने का, या फिर वही आईएनजी वाला शब्द सेंटेंस में आकर वर्ब, एक्शन, क्रिया, काम को शो करे, वर्ब बने, तो भी हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। यहां सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करी जाए, तो इसके अंदर ये ब्रेकिंग क्या है? वर्ब, यानी कि ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? आईएनजी की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और आईएनजी वाले एडजेक्टिव को भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी यहां पर भी जो एडजेक्टिव का काम कर रहा था ब्रेकिंग, ये भी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि भाई आईएनजी में है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल होगा, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सेकंड वाला ब्रेकिंग समथिंग, इसमें सब्जेक्ट था, तो ये जेरेंड था। तो ये तो दोनों में हमने कंपैरिजन कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि भाई जेरेंड से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, जेरेंड के बारे में हमें क्या क्या सीख लेना चाहिए। तो जेरेंड जो कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी में आईएनजी से बनता है, और सेंटेंस में मेनली सब्जेक्ट बन करके आता है, सब्जेक्ट का एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनता है, कभी कभार कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। तो ये कहां कहां यूजेबल है, कहां कहां आप इसका यूज करोगे? तो फर्स्ट पॉइंट आता है, आफ्टर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, जेरेंड
is used। ये कुछ एक टर्म्स हैं यहां जो मैं लिखूंगा, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस कह सकते हैं इनको। इनके बाद कंपलसरी है कि आप जेरेंड का यूज करेंगे, यानी कि इनके बाद ING लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विद अ व्यू टू accustomed to, addicted to, habituated to, look forward to, work, no use of, any, use of, some, use of, mind, enjoy, stop, start, can't help, can't bear, etc। ये जितने भी टर्म्स हैं, why I'm calling them terms, some of them are verbs, purely verbs, some of them are prepositional phrases, maybe some of them are just phrase, some of them are adequate amount of words to form a new identity of a phrase, just nothing special। But the point is, why the examiner gives most of the questions based on gerund from these words or the group of these words। The point is, हमने मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि भाई जैसे हमने इन्फिनेटिव सीखा है, अब इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का सीधा मतलब है, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, इसका सीधा मतलब है V1 V1 विद टू और V1 विदाउट टू। दैट वाज, हमने किया भी था लास्ट क्लास में कि भाई इन्फिनेटिव का मतलब है किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। कभी वो अपने पहले टू लेती है, कभी नहीं लेती। तो हमने ये सब सीखा था। इसी के साथ एक और चीज यहां आती है कि V1 कभी अपने पहले टू लेती है तो कभी नहीं लेती है। इस बात को उल्टा करूं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी नहीं आती है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अगर टू आएगा तो उसके बाद वर्ब आती है तो वर्ब केवल अपनी फर्स्ट ही फॉर्म में आती है, यानी वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में नहीं आएगी, वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में नहीं आएगी, फोर्थ फॉर्म में यानी ING फॉर्म में नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लग करके नहीं आ रहा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी के टू अगर आता है TO2 आफ्टर टू, हम जो वर्ब यूज करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, वो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती टू के बाद। हम थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते टू के बाद। SES फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के नहीं लिख सकते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS ऐड करके नहीं लिख सकते। यही एरिया है जहां एग्जामिनर हमें उल्लू बना जाता, हम बन भी जाते हैं। अब पॉइंट क्या है देखा जाए तो यहां पर भी क्या है टू, यहां पर भी क्या है टू, फिर से क्या है टू टू टू। लेकिन ये जो टू है, ये टू इससे दो टू हैं, डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं क्या गड़बड़ होती है। अब हमें तो ये रटा हुआ, हमें तो पता है कि टू है तो वर्ब आएगी और वर्ब की भी सारी फॉर्म्स में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन ये वे टू है, ये वाला अगर मैं बात करूं, इसकी अगर बात करी जाए यहां से लेकर यहां तक, ये जो फ्रेज है प्रपोजिशनल फ्रेज है विद अ व्यू टू, इस टू के बाद जब ये पूरा यूज करेंगे सेंटेंस में विद अ व्यू टू, तो इस टू के बाद वर्ब आनी है और वो फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी। ये वो टर्म्स हैं सारे के सारे जिनके बाद
जेरेंड यूज किया जाता है, माने इनमें से कोई भी लिखा तो उसके बाद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से ऑफकोर्स हम इसको डिस्कस करेंगे। दे आर कमिंग हेयर with a view to meet me। अब ये सेंटेंस है और इसके अंदर जो हमने अभी अभी प्रपोजिशनल फ्रेजेस लिए थे, जैसे कि ये रहा विद अ व्यू टू, ये पूरा हमने इसमें यूज कर दिया है। लेकिन ये जो विद अ व्यू टू है, इसकी अपनी एक कंडीशन थी। ये कहता है कि जब मुझे आप यूज करोगे तो मेरा फर्स्ट वर्ड है विद अ व्यू टू का फर्स्ट वर्ड है विद और लास्ट वर्ड है टू, तो मेरे लास्ट वर्ड के बाद मुझे चाहिए क्या चाहिए, इसकी अपनी कंडीशन है कि आफ्टर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जेरेंड इज यूज, इनमें से कोई भी आएगा, अकस्टम्ड टू आए या एडिक्टेड टू आए या हैबिचुएटेड टू आए या फिर लुक फॉरवर्ड टू आए या फिर वर्थ आए या फिर नो यूज ऑफ आए या फिर एनी यूज ऑफ आए या फिर सम यूज ऑफ आए या फिर माइंड शब्द आ जाए जो कि वर्ब है, एंजॉय आ जाए जो कि वर्ब है, स्टॉप आ जाए जो कि वर्ब है, स्टॉप आ जाए जो कि वर्ब, कांट हेल्प आ जाए जो कि एक फ्रेज है, कांट बेयर आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, तो इनमें से जो भी आएगा उसके बाद हमें क्या लगाना है। मोटिव ये है कि उसके बाद आप लगाएंगे सिर्फ एक चीज जो जिसका नाम है जेरेंड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये है मुद्दा। तो जब हम इनको याद करने की कोशिश करते तब तक तो ठीक है, चलो ठीक है भाई लगा देंगे, विद अ व्यू टू के बाद हमें जेरेंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है आपको, दे आर कमिंग हियर विद अ व्यू टू मीट, और इसमें भी एग्जामिनर जब पार्टीशन कर देता है, जैसे कि दे आर ए पार्ट हो गया, ठीक है, दे आर कमिंग हियर, कमिंग ये ए पार्ट हो गया, यहां तक ठीक बात। फिर यहां से लेकर यहां तक ये बी पार्ट हो गया, ठीक है जी। फिर बचा हुआ ये आपका सी पार्ट हो गया। एग्जामिनर फिर कहता है कि इफ यू थिंक दैट देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, इन द गिवन सेंटेंस, योर आंसर में बी नो एरर, तो उसके लिए आपको डी को क्लिक करना अपने कंप्यूटर पर एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो ये बात हो रही है यहां पर कि भाई ए बी सी डी में से आंसर क्या है। तो आप याद तो कर लोगे, विद अ व्यू टू है, क्या क्या याद करना है, हमें याद करना है विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, वर्थ, नो यूज ऑफ, सम यूज ऑफ, एनी यूज ऑफ, माइंड, एंजॉय, स्टॉप, स्टार्ट, कांट हेल्प, कांट बेयर एटसेट्रा, ये याद करना है। और मान लेते हैं फॉर अ सेकेंड आपको याद हो गए, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि याद होने के बाद एग्जाम के टाइम पे जब क्वेश्चन आएगा, और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करी नहीं है क्योंकि आपने वीडियो तो हमारी देखी नहीं है, ध्यान तो आपने दिया ही नहीं था उस टाइम पे जब टीचर्स बता रहे थे, आपका ध्यान कहीं और था। तो अगर वो काम आपने नहीं किया, ध्यान से नहीं देखा होगा, तो नुकसान ये होगा कि जब ये क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग बोलेगा ठीक तो है, अरे दे आर कमिंग हियर विद अ व्यू टू मीट, टू के बाद तो सारी दुनिया को पता है भाई, टू के बाद सारी दुनिया को पता है कि फर्स्ट फॉर्म आती है, वही है ये मीट मेट मेट, फर्स्ट ही फॉर्म है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जी हाँ यहाँ तो नो एरर है, लेकिन ये गड़बड़ थी, इसमें नो एरर नहीं है, इसमें एरर है, देयर इज सम एरर। तो आपको याद करना है कि भाई ये विद अ व्यू टू, ये वो फ्रेज है जिसमें जो टू है इसके बाद जेरेंड आता है। भले ही पढ़ने में बढ़िया और सही लग रहा हो, लेकिन ये गलत है, मीट नहीं आएगा यहाँ, मीटिंग आना चाहिए, तब जाकर के ये करेक्ट बनेगा सेंटेंस आपका। क्लियर है, तब जाकर के ये सही बनेगा। सर ये पढ़ने में तो बड़ा महा अजीब लग रहा है, भाई बिल्कुल लग रहा होगा, हो सकता है आपको पढ़ने में अजीब लगे, गलत लगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लगे, रॉन्ग लगे, लेकिन सही यही है। कारण क्या है, कारण को भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो टू है ना, ये जो टू है, ये दो तरीके का टू है। टू जो होता है, और इसको और तरीके और आसान तरीके सीख लेते हैं, टू की बात हम कर रहे हैं तो समझ लेते हैं टू वर्सेस टू। एक टू जो होता है
कोई एक टू है जिसका नाम है प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन। एक जो टू होता है ये, इसका नाम इन्फिनेटिव है, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये लगता है। ये इन्फिनेटिव के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट फॉर्म को भी आप कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। शी केम टू द टीचर, वह टीचर के पास आई। अब इस सेंटेंस में टू जो है आपको क्या बता रहा है, टू क्या बता रहा है, टू आपको बता रहा है टीचर और शी के बीच की पोजीशन। और प्रेपोजिशन क्या होते हैं, शी ने मूवमेंट किया टीचर की तरफ, तो शी टीचर के पास आई कोई कंप्लेंट करने, कुछ डाउट सॉर्ट आउट करने। तो यहां पर बात ये हो रही है कि टीचर और शी का जो रिलेशन है, जो पोजीशन है, किसने बताई, टू ने। और पोजीशन बताने वाले शब्द क्या हैं, प्रेपोजिशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई। द गवर्नमेंट is distributing free ration or food among people। अगर मैं देखूं कि अमंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच जो प्रपोजिशन है, पीपल और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच जो प्रपोजिशन है वो है अमंग। ऐसे ही अगर मैं कहूं सेम, द गवर्नमेंट इज अलाउइंग, बल्कि अलॉटिंग ज्यादा बेहतर रहेगा, अलॉटिंग नहीं, द गवर्नमेंट इज कमिंग टू द स्लम एरिया। इसमें आप देखेंगे कि कमिंग का एक्शन हो रहा है और ये रिलेशन बता रहा है गवर्नमेंट और स्लम एरिया के बीच क्या पोजीशन है। स्लम एरिया उठ के गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट उठ करके स्लम एरिया आ रही, तो आने का काम गवर्नमेंट ने किया। टू ने क्या बताई, पोजीशन बताई, कौन किसकी तरफ आ रहा है या जा रहा है या प्लेस्ड है। ये सारी चीजें प्रपोजिशन आपको, तो टू जो है जैसे अमंग था यहां पर प्रेपोजिशन है, और टू जब प्रैप होगी तो लोगों के या वस्तुओं के चीजों के बीच में पोजीशन आपको बेसिकली बताएगी। लेकिन इन्फिनेटिव जो टू है, इन्फिनेटिव के नाम से जाने वाला जो टू है, जाने जाने वाला, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये वाला टू और ये टू, प्रेपोजिशन टू और इन्फिनेटिव टू में डिफरेंस क्या देखिएगा। अगर दिख दिया जाए दे वांटेड टू गो, इसमें आप देखेंगे कि जो गो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले क्या आ गया है, टू। जब टू आए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हम उस टू को इन्फिनेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। तो ये वाला जो टू है इसको हम कह करके बुलाएंगे कि ये जो टू है, ये प्रेपोजिशन नहीं है टू, यहाँ टू कौन सा वाला है, इन्फिनेटिव टू। लेकिन अगर टू के बाद कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड आता है या प्रोनाउन आता है, टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, उस फर्स्ट फॉर्म के अलावा टू के बाद कुछ भी और आता है, वो टू आपका जेरेंड, वो टू आपका प्रेपोजिशन। दे वांटेड टू गो टू स्कूल। यहां कंपैरिजन देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी। स्कूल क्या है, एक नाउन, नाउन के पहले आया है टू, तो ये वाला जो टू है, ये वाला जो टू है, इसे हमने क्या बोलना पड़ेगा कि ये प्रैप है, इन्फिनेटिव नहीं। तो ये समझ लीजिए कि टू प्लस V1 जब टू आता है तो ये वाला टू क्या होता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। लेकिन टू प्लस अदर देन V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ और अगर टू के बाद आता है तो वो जो टू है वो टू क्या कहलाएगा, वो टू कहलाएगा प्रपोजिशन। ये दोनों में बेसिक सा फर्क है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो टू इन्फिनेटिव है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ भी और है, कोई और अदर फॉर्म वर्ब की है या कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, तो वो टू आपका प्रपोजिशन है।
तो ध्यान रखना है कि जब टू इन्फिनेटिव होगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वो की, लेकिन जब वो टू प्रैप होगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म के अलावा बहुत सारी चीजें आएंगी। अब ध्यान देना है कि टू जब प्रेपोजिशन है तो इसके बाद वर्ब तो आएगी, फर्स्ट तो नहीं आएगी लेकिन वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो फिर कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ करके आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कब? जब टू क्या हो? प्रेपोजिशन। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ के जो आएगी वो सेंटेंस में क्या काम करेगी? वो सेंटेंस में नाउन का काम करेगी, और नाउन इज इक्वल टू क्या होगा? आईएनजी में अगर मैं बात करूं तो जेरेंड। तो ये चीज समझनी है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो टू इन्फिनेटिव, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, नाउन है, तो वो टू प्रेपोजिशन। अब क्यों अपने बाद टू आईएनजी फॉर्म क्यों ले रहा है जब प्रेपोजिशन के रूप में? क्योंकि जो आईएनजी वाली फॉर्म है वही क्या काम कर सकती है? नाउन का, और नाउन ही क्या काम कर सकता है? ऑब्जेक्ट का। तो प्रैप के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को यहां हमने समझना है। पॉइंट क्या है? एवरी प्रैप टेक्स अ नाउन और प्रोनाउन जस्ट आफ्टर itself and that noun or pronoun is called an object because it is in object case, objective case. Every preposition takes a noun or a pronoun just after itself. कोई भी preposition हो उसके बाद जो भी आता है noun pronoun ही आता है, और वो noun pronoun क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो अगर टू भी preposition होगी लाइक अदर prep एनी अदर, उसके बाद भी अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट का काम कौन कौन करके हमें दे सकता है? या तो नाउन या प्रोनाउन या फिर जेरेंड, क्योंकि जेरेंड ने कसम खाई है मैं वर्ब का काम नहीं करूंगा, आईएनजी में जरूर हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनूंगा। और जेरेंड इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब प्लस आईएनजी। इसी से हमें समझ आता है कि लाइक एनी अदर प्रेपोजिशन टू ऑल्सो टेक्स ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर इट। तो प्रेपोजिशन के रूप में जब टू होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन कर सकता है या प्रोनाउन कर सकता है या फिर जेरेंड कर सकता है। ये हो गया हमारा जेरेंड की बातचीत। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे हमने यहां पर किया था दे वांटेड टू गो, इससे पहले हमने एरर इसमें डिस्कस ये रहा दे आर कमिंग हियर। तो इस टाइप से इसमें एरर आते हैं, जैसे विद अ व्यू टू यूज कर देगा, विद अ व्यू टू, टू के बाद हमने रट्टा मार रखा है कि भाई आईएनजी नहीं आना फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ फर्स्ट नहीं आईएनजी आनी थी, तो मीट नहीं मीटिंग आना, तो कहने में सही लगेगा विद अ व्यू टू मीट, विद अ व्यू टू मीट, लेकिन मीटिंग आना है। तो इसी तरीके से अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आई ऑलवेज enjoyed work with him. Next, they have stopped call you pal. उन्होंने आपको अपना दोस्त कहकर बुलाना या पैल कह के बुलाना बंद कर दिया है, सखा कह के बुलाना बंद कर दिया है। She doesn't mind watching TV. Next, is there any use of talk to him about this matter?
अब इन सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। आई ऑलवेज एंजॉयड वर्किंग विद हिम। एंजॉयड क्या है? वो वर्ब है जिसकी हमने अभी अभी बात करी थी कि भाई कुछ एक ऐसे शब्द हैं, जैसे ये रहा, इनके बाद ये जितने भी लिखे इनके बाद आईएनजी यानी कि जेरेंड आना विद अ व्यू टू, ये तो इसमें एंजॉय वर्ब है, सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? एंजॉयड। तो सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, जरूरी नहीं यूं का यूं उठ के माइंड ही आएगा, माइंडेड भी आ सकता है, और एंजॉय यूं का यूं आएगा, स्टॉप यूं का यूं स्टॉप्ड आ सकता है, स्टार्टेड आ सकता है, स्टार्टिंग आ सकता है, और एंजॉइंग भी आ सकता है। तो ये ऐसी वर्ब्स होंगी, ऐसे शब्द होंगे जिनके साथ आपको खास करके ध्यान रखना है क्या क्या यूज हो सकते हैं, अपनी अलग फॉर्म्स में आ सकते हैं। उससे ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि इन शब्दों के बाद जेरेंड ही आना है, वो सच्चाई नहीं बदलने वाली, जेरेंड ही आएगा। आई ऑलवेज एंजॉयड, एंजॉयड के बाद क्या आना था? आईएनजी। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। दे हैव स्टॉप्ड कॉल यू फैल, उन्होंने तुम्हें फैल बुलाना, अपना फैल मीन्स सखा, दोस्त, यार, बंद कर दिया। तो यहां ये गड़बड़ हो गई, क्या होना चाहिए था? दे हैव स्टॉप्ड कॉलिंग यू फैल। अब मैंने कॉल्ड लिख दिया, क्या ये सही है? गलत है। कॉल्स लिख दूंगा, क्या ये सही होगा? गलत होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉलिंग। क्यों? क्योंकि स्टॉप एक ऐसी वर्ब है, वेदर इट इज इन इट्स सेकंड और थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप आईएनजी में जेरेंड को ही यूज करते हैं। शी डजंट माइंड वॉचिंग टीवी। अगर देखा जाए तो ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, डिडंट आता, डजंट आता, यहाँ उसके अकॉर्डिंग वर्ब की ये फॉर्म आएगी। लेकिन ये वर्ब इंपॉर्टेंट है। माइंड एक ऐसी वर्ब है जो माइंडेड भी हो सकती है, वो कोई भी फॉर्म है, लेकिन उसके बाद हमें आईएनजी जेरेंड चाहिए था, जेरेंड मतलब आईएनजी, और वो है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं। अगर वॉच कर दूंगा, वॉच्ड कर दूंगा, वॉचेज कर दूंगा, गलत हो जाएगा। इज देयर एनी यूज ऑफ टॉक? अब ऑफ, एनी यूज ऑफ, सम यूज ऑफ, नो यूज ऑफ, ये कैसे हैं कि इनके बाद आप जेरेंड का यूज करते हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे? टॉकिंग, आईएनजी। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। ये सेंटेंस जब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा तो आपको करेक्ट लगेगा, लेकिन जब ये ग्रामेटिकली करेक्ट सही बन जाएगा तो आपको महा अजीब लगेगा और बिल्कुल गलत लगेगा। स्पेशलिटी है इसकी है। शी कांट हेल्प लाफ विद हिम। नेक्स्ट, you have stopped eat fast. Next, I was accustomed to travel without ticket। अब इनमें आपने देखना है, इन सभी सेंटेंसेस में, कि क्या गड़बड़ है। बहुत सिंपल सी बात है, अभी जो मैंने आपको बताए थे वो सारे शब्द, उनमें से कोई सेंटेंस में आएगा, अगर आएगा तो उसके बाद जेरेंड आएगा। जेरेंड को क्या मतलब? भूत आएगा? नहीं, भूत नहीं आएगा भाई। जेरेंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इनमें से, इन सेंटेंस में से वो शब्द देखिए सबसे पहले, जिन शब्दों के बाद आईएनजी आना है, वो शब्द क्या है? फर्स्ट में क्या है? लुक फॉरवर्ड टू हमने पढ़ा था, तो उसकी कोई भी फॉर्म आ सकती है। लुक का लुक्ड, लुक्स या लुकिंग आ गया, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक्स फॉरवर्ड टू, लुक्ड फॉरवर्ड टू इनके बाद क्या आना था? जेरेंड, लेकिन आया है फर्स्ट फॉर्म। तो यही कृपा अटकी पड़ी थी, यहीं से कृपा नहीं हो रही थी, सिंक करना पड़ेगा आपको। शी कांट हेल्प लाफ, हमने पढ़ा कांट हेल्प, कांट बेयर भी पढ़ा था हमने, कांट बेयर भी आ सकता है इसकी जगह, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। इनमें से कोई भी आता तो उसके बाद आईएनजी यानी कि जेरेंड आना चाहिए था। तो हमने क्या लिखना चाहिए था? लाफिंग, ये सही होगा। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे चुका है। इसके बाद यू हैव स्टॉप्ड ईट, तो भाई स्टॉप्ड, स्टार्ट, माइंड, एंजॉय, ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद जेरेंड ही आता है। जेरेंड से मेरा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता, तो लेकिन ये तो वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म हो गई ईट, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, ईट में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तब सही होता, फिलहाल गलत है। आई वॉज अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, ये सब ऐसे हैं कि इनके बाद आप यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, तो ट्रैवल का ट्रैवलिंग बन जाएगा, तब जाके सही होगा। इस तरीके से इसमें एरर था। अब बात करते हैं कि भाई ये तो जेरेंड की बात हुई, अब जेरेंड से मिलता जुलता दूसरा क्या है, तो अब एंटर करते हैं पार्टिसिपल्स में। पार्टिसिपल्स में पार्टिसिपल्स क्या है, बेसिकली पार्टिसिपल्स का मतलब क्या है, वर्ब्स। और कौन सी वर्ब्स हैं ये, तीन टाइप से पार्टिसिपल को समझा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ये तीन टाइप के पार्टिसिपल्स हमारे पास होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वर्ब की, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आई एन जी जोड़ दोगे तो वो जो बनेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, लेकिन काम क्या करेगा, काम करेगा दो में से कोई एक, या तो बनेगा सेंटेंस में आकर के क्वालिफायर और डिस्क्राइबर टू अ नाउन और प्रोनाउन, जिसको एडजेक्टिव कहेंगे, या फिर बनेगा, क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। क्या बनेगा, वर्ब, एक्शन बताएगा सेंटेंस का आपको, वो भी आईएनजी में, दोनों में से कोई एक काम करेगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल भी आपके दो ही काम करेगा, बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, दो काम में से कोई एक करेगा, या तो एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही काम करेगा, दोनों में से कोई एक। अब बात आती है परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या काम करेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल वैसे एक ही काम करेगा, इसकी फंक्शन को एक बार देख लेते क्या है। हैविंग अपने पास से आप जोड़ते हैं, हैविंग एक टर्म है पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, इसके बाद आप इसमें जोड़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल, ये फॉर्मूला है परफेक्ट पार्टिसिपल का। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि परफेक्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू हैविंग अपने पास से प्लस किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म का मतलब ही पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू V3। तो जो फॉर्मूला है परफेक्ट पार्टिसिपल का वो है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल की वैल्यू है V3, तो हम ये भी लिख सकते हैं हैविंग प्लस V3। तो ये तीनों हो गए आपके टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, तीनों आपके पार्टिसिपल्स हैं। अब तीनों में से हमने इसका अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, कि भाई आईएनजी वाला जो टर्म है वो कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है, और इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी अब समझ लेंगे हम। हाउ आर क्वेश्चंस formed based on present participles। समझते हैं। As present participle is used to connect two or more sentences together which have
कॉमन सब्जेक्ट। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को। हम दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस को इकट्ठा करके लिखने के लिए, ज्वाइन करके लिखने के लिए, थोड़े से कम शब्दों में लिखने के लिए, या जोड़ करके कनेक्ट करके लिखने के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, इसको दिमाग में हमेशा रखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब। इसका यूज करके हम सेंटेंस को कैसे जोड़ सकते हैं, बड़ा ही अजीब लग रहा सुनने में। देखिए, एक सेंटेंस है हमारे पास, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है, ही met his uncle। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही met his uncle। दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, ही। अब ये जो एक्शन है, गोइंग, स्कूल जाने का जो एक्शन है, ये कौन परफॉर्म कर रहा था, ही। और मेट का जो एक्शन हुआ, मिलने का जो एक्शन किया, मुलाकात का जो एक्शन किया, वो भी किसने किया, ही ने। इट मीन्स सब्जेक्ट्स कॉमन हो गए। तो कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को एक साथ, जो ऐसे सेंटेंसेस को सिर्फ जिनका सब्जेक्ट कॉमन। ये ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये वाली, कि भाई ऐसे सेंटेंस ही जुड़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से जिनका सब्जेक्ट सेम हो, कॉमन हो। मतलब अगर आप 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस को एक बना के लिखना चाहते हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपकी मदद करेगा, बट उसकी अपनी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वो कहता है कि मैं सिर्फ ऐसे 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस को एक बनाकर लिखवाने में सहायता करूंगा, एक करने में सहायता करूंगा, जिन सारे सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो सेम है, कॉमन है, एक ही है। कहने का मतलब ये है, अगर सब सेंटेंसेस एक से ज्यादा हैं, सारे, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 3 हो, कितने भी हो, और सब्जेक्ट एक ही है, चाहे सभी सब्जेक्ट आई है, सारे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट आई, और सारे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट वी, और रवि, और ही, और शी, और इट, और दे, कोई भी ऐसा कॉमन एकमात्र सब्जेक्ट है जो सभी सेंटेंसेस में है, तो उन सेंटेंसेस को एक करने के लिए, एक करा करके लिखने के लिए आपकी हेल्प प्रेजेंट पार्टिसिपल कर देगा। लेकिन सेंटेंसेस जो एक से ज्यादा है, अगर उनमें सब्जेक्ट अनकॉमन हुआ, सेम सब्जेक्ट नहीं हुआ, किसी का सब्जेक्ट कोई है, किसी में आई सब्जेक्ट, दूसरे में यू सब्जेक्ट, तीसरे में वी सब्जेक्ट, चौथे में रवि सब्जेक्ट, पांचवे में मैक्स सब्जेक्ट, नहीं एक काम आएगा आपके। फिर यदि आप इसको यूज करोगे तो सेंटेंस में एरर क्रिएट होगा, जो मिसमैच पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मिसमैच पार्टिसिपल। उसके भी डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन फिलहाल डिस्कशन कर लेते हैं कॉमन सब्जेक्ट अगर है तो ज्यादा सेंटेंस को मिलाकर कैसे कर। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात बताता है। क्या क्या करना है आपने, नंबर 1 आपने क्या करना है, how to connect two or more sentences with sentences by using a present participle। तो कैसे कनेक्ट करें प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को। तो जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल और ही मेट हिज अंकल, तो हम क्या करेंगे कि जो कॉमन सब्जेक्ट है ही, कॉमन सब्जेक्ट है ही, हम यहां से पहले वाले सब्जेक्ट को, जो क्योंकि आगे भी वही सब्जेक्ट, उसको हटा देंगे। सब्जेक्ट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब को भी हटाना पड़ेगा, और ये जो फुल स्टॉप था जो दोनों सेंटेंसेस को अलग कर रहा था, इसको कॉमा में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा यहां से गोइंग टू स्कूल कॉमा ही मेट हिज अंकल। इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। ही वॉज गोइंग टू स्कूल ही मेट हिज अंकल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल ही मेट हिज अंकल। इसको सेंटेंस को समझने के लिए यहां लिख लेते हैं, ही वॉज गोइंग
टू स्कूल, और दूसरा सेंटेंस हो गया ही मेट हिज अंकल। तो हमने समझा कि सब्जेक्ट सेम है, हटा देंगे। जैसे ही सब्जेक्ट हटेगा, हेल्पिंग वर्ब का ऑक्सिलरी का कोई काम नहीं, ये भी हट गई, हेल्पिंग वर्ब भी छूमंतर हो गई। सेंटेंस बच गया गोइंग टू स्कूल, इसको फुल स्टॉप को कॉमा में बदलेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। गोइंग टू स्कूल ही मेट हिज अंकल, वह अपने स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, वह अपने अंकल से मिला। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। ही मेट हिज अंकल, वो अपने अंकल से मिला। तो हम इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, स्कूल जाते हुए वह अंकल से, अपने अंकल से मिला। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के दौरान, या गोइंग टू स्कूल की हिंदी हो सकती है स्कूल जाते समय, स्कूल जाते हुए, स्कूल जाते वक्त, स्कूल जाने के दौरान वह अपने अंकल से मिला। तो ये हिंदी भी करेक्ट आपका मीनिंग आपको देगी। तो हमने इसको क्या कर दिया, गोइंग टू स्कूल कॉमा, फुल स्टॉप को कॉमा में हमने बदल दिया, ही मेट हिज अंकल। ये यहां पर पॉइंट है। अब मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूं कि एक एडिशनल वर्ड कई बार एग्जामिनेशन में देता है एग्जामिनर, वाइल। वाइल का मतलब है ड्यूरिंग दैट, यानी कि के दौरान, के दौरान। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कई बार एग्जामिनर प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले इसको लग देता है, तो उसमें क्या होता है, यही सेंटेंस ऐसे बन जाता है, while गोइंग टू स्कूल। ये कंजंक्शन है बेसिकली, यहां एडवर्ब भी बन रहा है, ये एडवर्ब क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। while गोइंग टू स्कूल ही met his uncle। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही करेक्ट ये सेंटेंस है, गोइंग टू स्कूल ही met his uncle, while गोइंग टू स्कूल ही met his uncle, ये दोनों ही उतने ही इक्वली ही करेक्ट हैं। तो दोनों में आपको समझना कि मैंने क्या क्या हटा दिया। मैंने इसका सब्जेक्ट, जो कि सेम सब्जेक्ट था, कौन सा सेम, जो फुल स्टॉप के बाद था, वो वाला सब्जेक्ट सेम था, तभी तो हम सेम सब्जेक्ट होने पर ही आप आईएनजी से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। तो दिमाग के कोने में सेट कर लेंगे ये चीज कि while प्लस सेंटेंस में दी गई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर सीधा ही सेंटेंस में दी गई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसे भी पार्टिसिपल कहेंगे। दोनों ही क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का सीधा मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कभी वाइल उसके पहले हो सकता है, तो कभी नहीं। अगर आपको लिखने वाला एक क्वेश्चन दिया जाए तो आप वाइल लिखो ना लिखो, डायरेक्टली आईएनजी से स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो गोइंग टू स्कूल या वाइल गोइंग टू स्कूल, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों करेक्ट। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको वाइल से स्टार्ट करके दे रहा है सेंटेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइल से भी उतना ही करेक्ट है, गोइंग टू स्कूल भी या वाइल गोइंग टू स्कूल, दोनों बराबर करेक्ट है। अब ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस या 5 सेंटेंस जो भी आए हैं, वो कैसे उनको एक बनाया गया है, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर पहले से ही आपको क्वेश्चन दे रहा है, कौन से क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरुआत की गई है, स्टार्ट किया गया है, सेंटेंसेस को जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया है, तो वो सही जोड़ा गया है नहीं। अब सही तो सर सही होगा, गलत भी हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है, कैसे सही, देखिएगा। अगर मैं कहूं दे वर कलेक्टिंग the sheets of paper, I saw them। अब 2 डिफरेंट सेंटेंस आपके पास हो गई है। अब जो डिफरेंट सेंटेंस आपके पास हो गए, इनको समझने का प्रयास एक बार कर लेते हैं। देखिए, दे वर कलेक्टिंग द शीट्स ऑफ पेपर, आई सॉ देम, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है, देख, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई। तो दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं और सब्जेक्ट कॉमन नहीं है। थोड़ी ही देर पहले हमने समझा था कि भाई जब हाउ आर क्वेश्चंस फॉर्म्ड बेस्ड ऑन प्रेजेंट पार्टिसिपल, कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एज प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 or more sentences together which have common subject।
ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को शुरू करके तब लिख सकते हैं जब जो सब्जेक्ट थे अलग अलग सेंटेंसेस के वो सेम हो, दोनों तरफ ही हो, दोनों तरफ आए हो, दोनों तरफ वी हो या दे हो, सेम। लेकिन यहां तो हमने देखा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन था, ही, यहां पर भी सब्जेक्ट कौन था, ही। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट कॉमन था, हटा दिया, सीधा शुरू यहां से कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें सब्जेक्ट अलग है, यहां ही था, यहां भी ही था, हमने इनको हटा दिया, सीधा गोइंग से शुरू कर दिया, गोइंग टू स्कूल। वह विद्यालय जा रहा था, वह अपने अंकल से मिला, सिंपल बात है, विद्यालय जाते हुए अंकल से मिला। मैं खाना खा रहा था, मैंने कुछ सुना, खाना खाते हुए मैंने कुछ सुना। वे पानी पी रहे थे, फोन बजा। अब वे पानी पी रहे थे, वे नहीं बजे, फोन बजा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां एक्शन दो अलग अलग सब्जेक्ट्स ने किए। तो मैं बता रहा हूं कि जब सेंटेंस हो 2 3 4 5 सब्जेक्ट सेम हो तभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से आईएनजी से सीधा सेंटेंस को शुरू कर दोगे। अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, जैसे कि ये देखिए यहां सब्जेक्ट है दे, यहां सब्जेक्ट आई, तो इसमें अगर मैंने लिख दिया इन दोनों को प्रेजेंट पार्टिसिपल से कनेक्ट करके, यानी कलेक्टिंग से अगर मैंने लिख दिया कलेक्टिंग द शीट्स ऑफ पेपर कॉमा आई सॉ देम, इसका मतलब हो गया पेपर की शीट्स कलेक्ट करते हुए मैंने उन्हें देखा। मैं ही शीट्स कलेक्ट कर रहा था और मैंने उन्हें देखा। कलेक्ट कर कौन कर रहा था, दे, देखा किसने, मैंने। लेकिन अगर आपने ये सेंटेंस लिखा तो इस सेंटेंस में यह माना जाएगा कि कलेक्टिंग द शीट्स ऑफ पेपर, के आई वॉज कलेक्टिंग द शीट्स ऑफ पेपर एंड आई सॉ देम, ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विजिबल सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस में कलेक्टिंग से लेकर यहां तक वो कौन है, आई। तो यहां पर भी क्या माना जाएगा कि क्या रहा होगा भाई, यहां कलेक्टिंग के पहले रहा होगा आई वॉज। क्यों ऐसा? क्योंकि आईएनजी से शुरू सेंटेंस जब भी होगा माना जाएगा कि आईएनजी तभी आया होगा जब यहां वाला सेम सब्जेक्ट पहले रहा होगा जिसे हटा दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि सेम सब्जेक्ट को रखने की जरूरत नहीं होती। तो ये सेंटेंस तो ये हो जाएगा फिर। हाँ सर, कहने में तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी तो हो सकता है कि मैं ही शीट्स ऑफ पेपर कलेक्ट कर रहा था, मैंने उन्हें किसी को देखा, उन्हें मैंने बोल दिया, उनको, खत्म। बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन ये गलत भी होगा। अब कैसे गलत और कैसे सही उसको देख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं while drinking water I heard a noise। तो बताइए, आई हर्ड, सुनने का काम, नॉइस को सुनने का काम किसने किया, सुनने का काम किया आई ने, सब्जेक्ट हो गया आई। और पानी कौन पी रहा था, मान लेते हैं यहां सब्जेक्ट ये है, आईएनजी से शुरू हुआ है या वाइल से, तो इसका मतलब आई ही था जो पानी पीने का काम, तो आई ही था जो पानी पी रहा था, आई ने ही साउंड सुना। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे हो जाता कि यहां वाला जो काम है, जो एक्शन है ना ड्रिंकिंग का, ये आई से सूट नहीं करता, आई इसके लिए सुटेबल सब्जेक्ट नहीं होता, और फिर भी हम वाइल आईएनजी से शुरू करते ड्रिंकिंग से, तो सेंटेंस गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता? अगर मैं लिखूं वाइल ड्रिंकिंग मिल्क द टीवी स्टार्टेड वर्किंग। अब इसका मतलब बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहां विजिबल सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है टीवी। टीवी ने क्या एक्शन किया, शुरू करने का, शुरू होने का, चालू होने का एक्शन टीवी कर सकता, उसने कर दिया। लेकिन यहां एक्शन क्या चल रहा है, ये काम क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीने का एक्शन। और हमने शुरू किससे कर दिया, वाइल आईएनजी से। कब शुरू करते हैं वाक्य की शुरुआत में वाइल आईएनजी कब आता है, जब जितने भी एक्शन हो रहे हैं उनका सबका कर्ता धर्ता एक हो। कर्ता धर्ता कौन है फिलहाल जो दिख रहा है, टीवी। क्या काम किया, शुरू करने का। ये काम भी टीवी कर सकता है क्या, टीवी ये वाला काम कर सकता है, दूध पी सकता है, आपका दूध हो सकता है घर में जो टीवी वो, आपका जो टीवी वो दूध पी लेता, हमारे वाला तो मना कर देता है, हमने तो ट्राई भी नहीं किया। अगर हमने उसको दूध पिला दिया तो फिर कई हजार रुपए का दूध पड़ेगा, वो काफी महंगा पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहां जो एक्शन है, ये ड्रिंकिंग मिल्क वाला जो काम है,
ये वाला काम इस सब्जेक्ट के साथ सूट नहीं करता तो इसका मतलब ये रहा होगा ये एक्शन कोई और कर रहा होगा। मतलब ये सेंटेंस क्या रहा होगा, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क द टीवी स्टार्टेड वर्किंग, ये रहा होगा। और सर आपको कैसे पता, आप ही दूध पी रहे थे भाई, मान लेते हैं ही वॉज ड्रिंकिंग, मान लेते हैं शी वॉज ड्रिंकिंग, मान लेते हैं वी वर ड्रिंकिंग, उससे भी कुछ बदलेगा नहीं। इससे ये तो अभी भी क्लियर है कि चाहे मैं पी रहा था, वह लड़की पी रही थी, वह लड़का पी रहा, हम पी रहे थे, वे पी रहे थे, कोई भी पी रहा था, लेकिन टीवी तो नहीं पी सकता दूध। इसका मतलब ये रहा, यहां वाला जो सब्जेक्ट है, जो विजिबल है, जो दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा था, यहाँ के सब्जेक्ट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा था वो सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेम होने के चांस नहीं है। फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस आपके पास है, वाइल वॉकिंग, टहलना, इन द गार्डन, while walking in the garden, comma, a snake bit her। अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जब गार्डन में वॉक का काम चल रहा था, while walking in the garden, a snake bit her, सांप ने उसे काट लिया। तो सोचने वाली बात है, ये जो चलने का काम है, टहलने का काम है, चलने और टहलने का जो ये काम है, क्या ये काम सांप कर सकता है? मतलब सांप इतना हेल्थ कॉशियस हो गया कि भाई डिनर हो गया, चलो थोड़ा सा ना वॉक कर लेते हैं ताकि पेट में एसिडिटी वगैरह ना बने। मतलब सांप रैंप पे थोड़ी चलना है उसे। तो इसका मतलब सांप ने काटने का काम किया भले ही किसी लड़की को, लेकिन उसने गार्डन में वॉक का काम, टहलने का काम नहीं किया। यानी यहां काम किसी और ने किया। मोस्ट प्रोबेबल है कि वहां गार्डन में कौन कौन था, जिक्र हुआ है हर का और स्नेक का, यानी यहां सेंटेंस रहा होगा शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन द स्नेक बिट हर। तो फिर वाइल नहीं आएगा, हम पढ़ेंगे शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन अ स्नेक बिट हर। वह लड़की गार्डन में टहल रही थी, सांप ने उसे काट लिया। तो यहां हमने इसको ऐसे लिखना ही नहीं, हम इसे लिख ही नहीं सकते, प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं शुरू होगा? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है शी जो डिफरेंट है, और यहां पर सब्जेक्ट है स्नेक जो कि डिफरेंट है। सेम सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान करो, कॉमन सब्जेक्ट होता है तो ही हो पाएगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अप्लाई नहीं हो पाएगा। आशा करता हूं आज का जितना हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड का डिस्कशन किया आपको पूरा समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करने हैं। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गड़बड़ आप कर रहे हैं, उसको सुधारें और अपने जो भी व्यूज हैं कमेंट के तरीके से उसके थ्रू हम तक पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।